नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है समझौते की सीमा। राधा ने दोपहर में गेहूं अपने हाथों से साफ कर आटा पिसवाया था। फिर रोटियां किन-किन कैसे हो गईं। सब्जी भी उसने बड़े मन से बनाया था। फिर उसमें मिर्च कहाँ से आ गई। राधा ने जरा सा तोड़कर रोटी सब्जी चखा। मुंह का स्वाद बिगड़ गया। रोटी में कंकड़ और सब्जी कड़वी थू-थू। फिर आज सभी खाने की मेज से बिना खाए उठ गए। ससुर जी ने एक जलती निगाह उस पर डाली। मेहमानों के समक्ष उसकी कैसी किरकिरी हो गई थी। वो शर्म से पानी पानी हो उठी। सौरभ का गुस्सा तो सातवें आसमान पर था। एक सब्जी रोटी भी ढंग से पकाना नहीं आता। नानी जी, वो सीढ़ियां फांदता हुआ ऊपरी मंजिल पर नानी जी के पास जा पहुंचा। नानी शायद उसी का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ मुन्ना, क्यों शोर मचा रहा है? अब क्या बताऊं? कम से कम घर में कोई मेहमान आवे तो खाना तुम बनाया करो। वो क्या खाक पकाएगी? रोटी में कंकड़ और सब्जी में ढेर सारी मिर्ची। जल्दी चलो, नहीं तो पिताजी और मेहमान भूखे पेट ही सो जाएंगे। सौरभ नानी का हाथ पकड़ नीचे खींच लाया। नानी कब से सिर ऊंचा किया, रसोई में पर्दा पड़ गई। तो राधा फ्रिज से हरी सब्जी दोबारा बनाने के लिए निकाल रही। सौरभ ने तेजी से सब्जी की डलिया उससे छीनकर नानी को थमा दिया। कोई जरूरत नहीं तुम्हें रसोई में कदम रखने की। पता नहीं क्या देखकर पिताजी तुम्हें उठा लाए थे। आज से भोजन नानी ही पकाएगी। थोड़ों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। किंतु मैंने तो गेहूं को बड़ी मेहनत से साफ कर मेहरी से पिसवाई थी। सब्जी भी बड़ी चाव से बनाई थी। राधा बलि की बकरे की तरह बनाई। तो फिर यह रोटी सब्जी क्या भूत उलट पुलट गया? सौरभ की दहाड़ सुन वो निरुत्तर हो गई। वो कहे तो क्या और करे तो क्या। नानी ने चूल्हा चौका संभाल लिया। मेहमानों की टिप्पणियां, बाबूजी की जलती निगाहें, नाना जी की रस्मी चुप्पी और सौरभ का विस्फोटक क्रोध। राधा आंसू पहुंचते अपने कमरे में चली गई। वो अपमान के ज्वाला में दग्ध हो रही थी। उसका दिल जानता है वो निर्दोष है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। नानी के अव्यस्त हाथों ने आधे घंटे में ही भोजन तैयार कर लिया। बाबूजी मेहमानों के साथ खाने की मेज पर आ डटे। राधा का हृदय कसक रहा था, किंतु कान उधर ही लगे हुए थे। सम्मिलित था कि किसकी बहू कितना स्वादिष्ट भोजन पकाती है। किसकी बेटी ने लजीज व्यंजनों के सहारे ही ससुराल वालों का दिल जीत लिया। ये किस्से शायद उसे ही सुनकर कहे जा रहे थे। वो मन ही मन अन्न किए के लिए अपमान का विष घूंट पीकर अपने आप को बेकसूर साबित करने की तरकीब ढूंढने लगी। सादा रोटी खाने वाले बाबूजी नानी के हाथों तली पूरियां कैसे मजे लेकर खा रहे हैं। इस समय डॉक्टर का बताया हुआ सारा परहेज त्रिभुत हो गया। उसका मन खट्टा हो गया। सभी खा पीकर चले गए, शायद नानी भी। चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी। राधा की आंखें भी लग गई थी थोड़ी देर के लिए। भूख जोरों की लगी हुई थी। सौरभ कहाँ है? कमरे की बत्ती जल रही थी। दरवाजे के पट खुले हुए थे। वो पति का इंतजार करने लगी। इसी बीच घड़ी ने 1 का घंटा बजाया। राधा की तंद्रा भंग हुई। सौरभ नाराज होकर नानी के कमरे में सोने चलाया गया होगा। उसे किसी ने खाने के लिए आवाज नहीं दी। पूछता कौन? उसने इतनी बड़ी गलती जो की थी, जिसकी सजा है भूखे पेट सोना। उसे अपनी माँ की याद आई। अगर खाली पेट कोई भी भाई बहन सो जाते तब माँ झट से कह उठती। भूखे पेट सोने के लिए शरीर से चिरई बराबर मांस घट जाता है। बिना मुंह झूठा किए सोना माँ अपशगुन मानती थी और बगैर खिलाए सोने नहीं देती थी। फलतः बिना कुछ खाए नींद नहीं आती थी, और यहाँ वो खाए या ना खाए इसकी परवाह किसी को भी नहीं। रुके हुए आंसू पुनः आंखों के कोरों से बाहर निकले। रात्रि वाली घटना कोई नई बात नहीं थी। पिछले दिनों सौरभ को किसी पार्टी में जाना था। राधा ने बड़े मन से पति के कपड़े धोए, इस्त्री करके हैंगर पर लटका दिए। शाम को जब सौरभ कपड़े पहनने लगा तब उस पर दाग धब्बे देखकर बौखला गया। यही पहनकर पार्टी में जाऊंगा, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। पति का चिल्लाना वाजिब था। राधा हैरत में। साफ सुथरे कपड़े, दाग धब्बा कहाँ से लग गया? घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, सिर्फ वह और नानी जी।
उस दिन नाराज पति को उसने बड़ी मुश्किल से दूसरे कपड़े पहनकर विदा किया था। यह घटना भी एक पहेली बनकर रह गई। आखिर यह हो क्या रहा है? कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? विज्ञान की छात्रा अपनी ही दलील में हंस पड़ी। एक के बाद एक कई छोटी बड़ी घटनाएं जीवन में कुल बुलाने लगी। बड़े प्रेम से सौरभ के लिए खीर बनाती थी तो फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखती है। शाम को जब पति के समक्ष परोसती है उसमें मरा हुआ तिल चिट्ठा मिलता है। सौरभ की भूख गायब हो जाती है और वह तिल पिलाकर रह जाता है। वह बड़ी जतन से सज संवर कर पति के साथ पिक्चर के लिए निकलने वाली है। इस समय नानी जी के पेट में असहनीय पीड़ा उठती है। पति पत्नी जी जान से उनकी सेवा में लग जाते हैं। पिक्चर का समय निकल जाने पर धीरे धीरे नानी सामान्य हो जाती है, किंतु सौरभ को अपने पास से उठने नहीं देती। पिछले रविवार को राधा बाबूजी के कमरे की सफाई कर उनकी चीज करीने से संभालकर मन ही मन बेहद प्रसन्न थी। आज बाबूजी अवश्य ही उसे हृदय से आशीर्वाद देंगे और रसोई में चाय की तैयारी कर रही थी। उसी समय बाबूजी हाथ में टेबल घड़ी लिए चिल्ला पड़े, मेरे इस कमरे की सफाई किसने की? उनके मनोभावों से अनजान राधा उत्साहित हो बोल पड़ी, मैं बाबूजी, इस घड़ी को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह घड़ी सौरभ की माँ की निशानी है। बाबूजी क्रोध से थरथर कांप रहे थे। उनके विस्फोटक क्रोध के आगे राधा का निर्दोष भोलापन फीका पड़ गया था। वो सर झुकाए चुपचाप सुनती रही, अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कह पाई। इस वक्त सौरभ भी ऑफिस से आ पहुंचा और राधा को खरी खोटी सुनाने लगा। राधा स्तंभ उसने घड़ी को पहुंचकर टेबल पर रख दिया था, फिर वो टूटी कैसे? ऐसे मौके पर नानी ने एकदम चुप्पी साध लेती थी या धीरे से कुछ टुसुक देती, उसका भला मन आहत हो जाता। राधा का आत्मविश्वास टूटने लगा था। इस प्रकार की घटनाओं का आपस में तालमेल बिठाती वो गहरी सोच में डूब गई। अपनी कार्य कुशलता का विपरीत परिणाम देख वो कुंठित होने लगी। खैर, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। राधा बेहद तत्परता से भोजन बनाने में जुटी है। आज वह सारी शिकायतें दूर कर देगी। आखिर उसने पाक कला में विशिष्टता हासिल की है। आज वह बाबूजी और सौरभ का दिल जीत कर रहेगी। कुछ काम है बहू। नानी की मिश्री घुले बोल वो चौंक उठी। नहीं नानी जी, मैं संभाल लूंगी, उसने विश्वास पूर्वक कहा। बस भोजन तैयार है। वह खिसती तो थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होगी। मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में, जरूरत पड़े तो बुला लेना। नानी कमर पर हाथ रख चली गई। जी नानी जी। राधा सभी खास सामग्रियों को ढककर फ्रेश होने अपने कमरे में आ गई। आज वह बाप बेटी के चेहरे पर खुशी देना चाहती थी। सभी व्यंजनों को चक्कर देख लिया था, क्योंकि ऐसे ही मौके पर अक्सर उसकी भद्र पिट जाती और वह हंसी की पात्र बनकर रह जाती थी। उसने पति की पसंद के पीलों फूलों वाली साड़ी पहनी। पीला रंग तुम्हारे चंपई रंग पर खूब खिलता है, जैसे कनेर के फूल। राधा अपने लंबे बालों की जूड़ों को शकल दे ही रही थी कि रसोई से बर्तन गिरने की झंझनाहट एवं नानी तथा सौरभ की किलपिल सुनकर रसोई की ओर भागी। आज फिर उसकी खैर नहीं। रसोई की चौखट पर उसके पांव भटक गए। सब्जी का डोंगा जमीन पर औंधा पड़ा था। सौरभ आश्चर्यचकित नानी को तैयार भोजन में अपने हाथों से भर भर मुट्ठी नमक मिर्च मिलाते देख रहा था। नानी, यह क्या कह रही हो? अचानक चोरी पकड़े जाने से नानी का संतुलन बिगड़ गया। नमक मिर्च पाउडर का डिब्बा दूर जा छिटका। नानी, ये तुम करती हो और हम जलील करते हैं राधा को। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने, मेरी राधा ने? सौरभ दुखी हो बोला। इस घर में राधा राज करे यह मुझे बर्दाश्त नहीं। राज खुलते ही नानी अपनी असलियत पर आ गई थी। शोरगुल सुन बाबूजी भी आ गए। उनकी अनुभवी आंखों ने पल भर में सारा माजरा समझ लिया था। राधा और उसके घर वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सौरभ दुखी हो गया। नानी की करतूतें सुन बाबूजी ने गलानी से सर झुका लिया। जिसे उन्होंने सड़क से उठाकर पनाह दी, उसी ने उनके साथ गद्दारी की। इतना घिनौना खेल खेला। नानी एक बाल विधवा थी।
जिसे सौरभ की मां की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात उनकी उजड़ी गृहस्थी और सौरभ की देखभाल के लिए किसी ने उनका नाम सुझाया और वह सौरभ की नानी की हम उम्र थी। अतः सौरभ उन्हें नानी कहता था। वे पूरे घर की नानी बन बैठी। घर गृहस्थी से उदासीन बाबूजी ने अपने इकलौते बेटे के साथ घर गृहस्थी भी नानी के हाथों सौंपकर निश्चिंत हो गए। बाप बेटे उनकी बहुत इज्जत करते थे। बाबूजी राधा से आंखें मिलाने में भी लज्जा महसूस करने लगे। अतः बाप बेटे ने उनकी उसको कुकरत पर उन्हें घर से निकालने का फैसला किया। नानी एक एक कर अपनी गुनाह कबूलती गई। राधा पर लगे मिथ्या आरोपों का बादल छट चुका था। उसके निष्पाप व्यक्तित्व की धवल चांदनी छुटकी हुई थी। उसने धैर्य से परिस्थितियों का सामना किया और अंत में विजय रही। नानी मुझे मन से जाने की तैयारी कर रही थी। उनकी मुरझाए मुख को देख पल भर के लिए राधा को खुशी हुई। अतः तो उसे सताने की सजा कसूरवार को मिली। नानी कहाँ जाइएगा? राधा पूछ बैठी। कहाँ जाऊंगी? मुझ पापिन को कहाँ जगह मिलेगी? किसी कुएं तालाब में कूद पड़ूंगी, यह रेल पटरी पर। नानी सिसकने लगी। अच्छा नानी, अब तो आप जा ही रही हो, सच सच बताइएगा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेला? नानी राधा के सीधे सवाल को टाल ना सके। फपक पड़ी। तुम्हारे आने के पहले इस घर पर मेरा एक छत्र राज था। सौरभ को मैं बड़े जतन से पाला था मैंने। बाल विधवा, दाने को मोहताज, चारों ओर से दुत्कार, सभी के लिए मैं बोझ थी। वही सौरभ नानी नानी करता, मेरे आगे पीछे घूमता। उसके भोलेपन और बाबूजी के विशिष्ट व्यक्तित्व ने मुझे नवजीवन दिया। तुम्हारे आने पर बाबूजी और सौरभ का तुम्हारे प्रति लगाव देख मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अधिकारों पर डाका डाला हो। उनका मन तुमसे फिर जाए, मेरा वर्चस्व पहले की तरह इस घर में कायम रहे, यही मेरी मंशा थी। मैं अपने स्वार्थ में सही गलत भूल चुकी थी। नानी रोती रोती अपने करतूते गिनाने लगी। आपको गलती का एहसास है? क्योंकि नहीं, मैं भी एक ऐसी मूर्ख थी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। नानी सिसकने लगी। नानी तुम अभी तक गई नहीं? सौरभ का तेज स्वर सुन नानी जाने लगी। राधा ने मन ही मन कुछ फैसला किया। नानी कहीं नहीं जाएगी। माना कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, किंतु उन्हें अपनी गलती का एहसास है। दिलों के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। मैं आपकी बहू बनकर आई हूँ, प्रतिद्वंदी नहीं। आपका इस घर में वही स्थान रहेगा जो था। मैं गृहस्थी कार्य में कच्ची हूँ, मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। बाबूजी और सौरभ जी, एक आग्रह है, यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो नानी जी जैसे बेसहारों को कोई भी सहारा नहीं देगा। कोई किसी की मदद अपने घर की सुख शांति दांव पर लगाकर नहीं करेगा। राधा के उदार हृदय के समक्ष नानी, बाबूजी, सौरभ नतमस्तक थे। उसने नानी जी और रिश्तों को नई जिंदगी जो दी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।